रेड कलर से पैशन निकल के आता है, इसी प्रकार से ग्रीन कलर। जैसे जैसे आत्मा परिष्कृत होनी शुरू होगी, यानी उसके अंदर डिटैचमेंट का भाव आता जाएगा, आप देखेंगे उसका आभा मंडल ऑरा फील्ड बदलना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे उसके कलर में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कोई कोई व्यक्ति, जैसे आपने साधु संतों की बात की, वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं कि उनका ऑरा किसी आम इंसान को भी दिख जाए। देखिए, गीता में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, पथभ्रष्ट योगी। पथभ्रष्ट योगी, यस। इस जन्म में वो हल्की सी वो पॉइंट 1 को पूरा करने के लिए आए हैं, और किसी न किसी माध्यम से, किसी विधि से अगर उनको वो 99 याद आ जाता है, तो वो 99% जो तपस्या थी या उसका जो तेज बल था, यानी ऑरा का जो स्ट्रेंथ था, ओजस था, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। और हमारे और आपके जैसे साधारण मनुष्य को वो देखने में बड़ी आसानी होगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। हम सभी के आसपास एक आभा मंडल यानी कि ऑरा होता है, जिसको आजकल के हम प्रचलित टर्म में ऑरा बोलते हैं कि हमारा कितना बड़ा ऑरा है, कितना क्लीन, कितना ब्यूटीफुल ऑरा है। आज की पॉडकास्ट में हम सबसे पहले तो उन साइंस के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि आपका ऑरा वीक हो चुका है, कहीं से डिस्टॉर्टेड हो चुका है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में आ गई है। तो कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके ऑरा में कुछ तो दिक्कत आई है। साथ ही एक सबसे बड़ा प्रश्न जो अक्सर मेरे मन में भी आता था कि ये ऑरा हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का होता है या हमारी सोल का होता है। क्या अभी जो ऑरा मैं इस जन्म में कैरी कर रही हूँ, क्या ये मेरे साथ अगले जन्म में भी जाएगा? क्योंकि अगर ये सोल का ऑरा है तो डेफिनेटली मेरे जो कर्मा हैं, जिनसे ये ऑरा बना है, जिनसे ये आभा मंडल बना है, वो मेरी सोल के साथ अगले शरीर में भी प्रवेश करेगा। तो कैसे पास्ट लाइफ से आपका आभा मंडल जुड़ा है, क्या संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरा क्या होते हैं। और इस पॉडकास्ट में हमने ये भी रिवील किया है कहीं ना कहीं कि सबसे बेहतरीन ऑरा कौन सा होता है, जिसको मानते हैं कि बहुत सात्विक, शुद्ध, बहुत डिवाइन ऑरा होता है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो प्राणिक हीलिंग के एक्सपर्ट हैं, साथ ही ऑरा पे भी वो काफ़ी सालों से काम करते आए हैं। वो चक्रों के जरिए कैसे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी श्री कौशल गुरु जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। आपके पुराने पॉडकास्ट को लोगों ने इतना पसंद किया तो हमने सोचा कि इस बार आपकी फील्ड से जुड़े हुए हम स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं वो है ऑरा। आभा मंडल के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, तो आज हम ये समझेंगे कि ऑरा क्लींजिंग क्या होती है, कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिनको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आखिर में सबसे पहले ये ऑरा है क्या, क्योंकि दिखता तो है नहीं लेकिन होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आभा या ऑरा। और जब ये आकार लेता है या अपना एक क्षेत्र बनाता है जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, हर मनुष्य, हर जीव जंतु, मनुष्य ही क्यों, हर जीव जंतु का अपना एक आभा मंडल होता है, अपनी एक आभा होती है। जैसे हम कहते हैं ना, चंद्र की अपनी आभा है, सूर्य का अपना आभा है। तो पहले बात करते हैं आभा है क्या। आभा को जानने के लिए जैसे हम प्याज की परतें दर परतें निकालते हैं, वैसे आज हम अपने अस्तित्व की परत दर परत निकालेंगे। पहला परत अन्नमय कोश, ये शरीर, उसके बाद मन, उसके बाद श्वास, धीरे धीरे करके हम सबसे अंदर की परत पे पहुंचते हैं जिसे हम आत्मिक परत कहते हैं, और वो दर्शाता है आनंद को। ये जो ऑरा है, और ये जो ऑरा का अपना एक फील्ड है, ऑरा फील्ड है, ये बनता है आत्मा के
प्रकाश से। अब आत्मा के प्रकाश या लाइट का मतलब क्या हुआ, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस पे विवेचना करनी होगी जी। और विवेचना के क्रम में हमें ये जानना जरूरी है, हमारे ये जानना जरूरी है कि आत्मा परिष्कृत कैसे होती है। तो होता यूं है कि आत्मा ने जब शरीर का रूप धारण किया वो मन के संयोग से, ये मन ही है जिसने आत्मा को इच्छाओं के साथ जोड़ा। मन आत्मा का अपना कोई स्वरूप नहीं, उसमें न सुनने की शक्ति है, न देखने की शक्ति है, न समझने की शक्ति है। वो तो चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। उसे जरूरत नहीं पड़ी है जन्म लेने के लिए, उसे जरूरत नहीं है किसी कर्मों को भोगने के लिए। वो सतचित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। पर जब उसका संयोग मन के साथ होता है और मन जब इच्छाएं उत्पन्न करती हैं तब आत्मा शरीर रूप को धारण करता है। एवं प्रकार अगर हम देखें तो एक आत्मा कई बार कई सारे शरीरों के साथ जन्म ले चुकी है। जरूरी नहीं कि वो मनुष्य रूप में ही आई हो, बिल्कुल वो विभिन्न रूपों में आ चुकी है और हर रूप में, हर काल में उस आत्मा ने नए नए इच्छाओं को जन्म दिया, नए नए कर्मों के फलों की समष्टि यानी उसका जो जूस है वो उसके साथ जुड़ता रहा और वो एक उसके ऊपर आभा बनाता चला गया। ओके। जिसका प्रारब्ध यानी पूर्व का किया कराया जितना अच्छा होगा उसके आत्मा के ऊपर आभा उतनी अच्छा बनेगा, उतना अच्छा बनेगा, उतना दैदीप्यमान बनेगा, उतना डिवाइनली बनेगा। जिसके प्रारब्ध यानी पूर्व कर्म जितने निकृष्ट होंगे, खराब होंगे, उसका, उस आत्मा का आभा मंडल उतना ही निकृष्ट बनेगा, खराब बनेगा। अब आप ये समझ गए कि आभा मंडल शरीर से नहीं है, आत्मा से, ये आत्मा से है। और ये जो ऑरा फील्ड है, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है ऑरा अपना, वो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, कर्मों से जुड़ा हुआ है। अब हम विवेचना करते हैं विभिन्न प्रकार के ऑरा फील्ड्स का। बिल्कुल ठीक है। उससे पहले एक सवाल, तो आपने कहा कि ये ऑरा से जुड़ा है, तो हम जितनी बार रीबर्थ लेंगे हमारे साथ ऑरा कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा? बिल्कुल हाँ, यस, उतनी बार ये कैरी फॉरवर्ड होगा, उतनी बार ये या तो परिष्कृत होगा, या तो अच्छा बनेगा, या निष्क्रिय होगा, या तो खराब होगा। अच्छा, एक सवाल, ये मैं अपना ही उदाहरण लेके पूछूंगी। एक गुरुजी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि इलाजी आपके आसपास ब्लू एंड गोल्डन ऑरा उनको जो दिखा उन्होंने वो बताया। तो अगर इस वक्त, इस जन्म में, अभी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ लेकिन मैं अगर छोड़ दूँ और निकृष्ट कर्मों पे आ जाऊँ तो क्या ये बदल जाएगा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने एक काले कलर का चश्मा पहना, आपको कैसा दिखेगा? काला। आपने एक लाल कलर का चश्मा पहना, कैसा दिखेगा? रेडिश। ये तो कर्मों के ऊपर ना है कि आपने अपनी आत्मा के ऊपर इस वक्त, इस जन्म में एक बहुत ही सुंदर आभा जोड़ दिया है, कर्म जोड़ दिए हैं जी। तो आपका ऑरा फील्ड बदल गया। द कलर ऑफ ऑरा हैज चेंज्ड। वही जैसे ही आपने कर्म को बदला वैसे ही आपका आभा मंडल यानी ऑरा फील्ड पुनः परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका ऑरा फील्ड आपके कर्मों पर निर्भर है, जैसा कर्म वैसा ऑरा फील्ड। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑरा फील्ड्स की, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे ऑरा कलर्स की हम बात करते हैं, बहुत सारे तरीके के ऑरास की बात करते हैं। आज सबको हम पूरा अंदर तक, गहराई तक जानेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरा फील्ड।
पहले मैं उदाहरण देके समझाऊंगा। एक कोई महात्मा है, महात्मा का तात्पर्य जिनकी आत्मा हमेशा परमात्मा की तरफ लगी रहती है। उनका जो ऑरा फील्ड होगा वो बिल्कुल डिजायरलेस होगा, वो बिल्कुल वाइट होगा, वो बिल्कुल हल्का सा पीलापन लिए होगा। क्यों? क्योंकि ये डिजायर ही है जो निर्धारित करती है कि आपके ऑरा का फील्ड क्या होगा, कलर क्या होगा, डिफरेंट ऑरास कौन कौन से होंगे। अगर अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो सारी डिफरेंसेस जो है ऑरा फील्ड में वो डिपेंड करती हैं कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपके अभी के कर्म क्या हैं, आपकी मनः स्थिति क्या है, और अंतोगत्वा आपकी जो एक इनर टेंडेंसी है ना। सबकी एक इनर टेंडेंसी होती है, और इनर टेंडेंसी कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे कर्म, प्रारब्ध। अच्छा, इनर टेंडेंसी अभी के कर्म नहीं डिसाइड कर रहे हैं, प्रारब्ध। इसीलिए आपने देखा ना, मैं भी हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि चाहे प्रारब्ध हमारे कैसे भी क्यों ना रहे हों, अगर हम सतत ध्यान और अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो प्रारब्ध परिवर्तित होगा, और उस परिवर्तित प्रारब्ध से हमारे जो कर्म हैं वो बदलने शुरू होंगे। यानी कि हमारी जो इनर टेंडेंसीज हैं वो बदलनी शुरू, जो अंतः मनोभाव हैं वो बदलना शुरू होगा। जैसे ही वो बदलना शुरू होगा वैसे ही आपके ऑरा ने जो एक फील्ड तैयार किया है, तो चूंकि ऑरा का फील्ड ऑरा पे निर्धारित है, तो आपका ऑरा किस पे निर्धारित है अभी हमने बात कर ली। अगर उन कारणों को हम बदलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे परिवर्तित करना शुरू करते हैं, त्यों ही आपकी नेचुरली आपकी ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑरा आपका बदलना शुरू होगा तो ऑरा के द्वारा क्रिएटेड फील्ड परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहते हैं महात्मा बुद्ध का जो ऑरा का फील्ड था वो कई एक किलोमीटर तक था। लोग उनकी आभा को बहुत ही दूर से महसूस करना शुरू कर देते थे। तो पुनः हम अपने प्रश्न पे चलें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरा फील्ड, ब्लैक, वाइट, गोल्डन वाइट, येलो एवं प्रकार के ऑरा फील्ड हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरास हैं। प्रश्न अब ये उठता है कि हर कलर ऑफ ऑरा का क्या क्या मतलब है। मान के चलिए जो जितना डार्कर साइड का कलर है वो दर्शाता है उतना मटेरियलिस्टिक साइड्स को। जैसे कोई आत्मा है, कोई व्यक्ति है जिसका पूरा जीवन जो है वो गाड़ी, कपड़े, पैसे और इन सब चीजों में है, उसके ऑरा का कलर रेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर जो है वो पैशन को दर्शाता है। रेड कलर से पैशन निकल के आता है। इसी प्रकार से ग्रीन कलर। जैसे जैसे आत्मा परिष्कृत होनी शुरू होगी, यानी उसके अंदर डिटैचमेंट का भाव आता जाएगा, जैसे जैसे वो अपने ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, आप देखेंगे उसका आभा मंडल ऑरा फील्ड बदलना शुरू हो जाएगा। वैसे वैसे उसके कलर में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये एक विज्ञान है। वो डार्कर से लाइट होना शुरू होगा। मोटा मोटी ये समझे, वो जितना डार्क था उससे वो लाइट होना शुरू होगा और धीरे धीरे वो एक ब्राइट वाइट लाइट में चेंज होगा। महात्मा बुद्ध का ब्राइट वाइट लाइट था। बहुत सारे ऐसे संत हैं, महात्मा हैं जिनका ब्राइट वाइट लाइट है। गोल्डन ऑरा क्या होता है, कैसा होता है?
मेरा अपना अनुभव, गोल्डन ओरा से दो बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति में अद्भुत ज्ञान शक्ति है और उस ज्ञान की चमक जो है वो उसके उस ऑरा के रूप में दिख रही है। जितना अधिक ज्ञान उतना अधिक गोल्डन लाइट। जितनी प्रचुरता, और सिर्फ ज्ञान मतलब कागजी ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान भी, जिसका जितना आत्मिक बल, आत्मिक ज्ञान, उसका उतना गोल्डन लाइट। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है, जिनका भी मैंने गोल्डन लाइट देखा है, वो प्रतिभा संपन्नशील तो है ही, जिनमें कूट कूट कर प्रतिभाएं भरी हुई हैं, लेकिन वो मन से बहुत ही संपन्नशील हैं, एनरिच्ड हैं। उनको पैसे से वो संपत्तिशाली नहीं बन रहे हैं, लेकिन उनका जो आत्मिक खजाना है वो इतना मजबूत है, इतना परिपक्व है, जिससे उनका आभा मंडल वो गोल्डन लाइट बना रहा है। तो ये दो चीजें, एक ज्ञान, दूसरा संपत्तिशील। नीले रंग का ऑरा क्या दिखाता है? बिकॉज मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि लोगों ने मेरे बारे में ही बोला है, तो मैंने कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं ये शिव से कनेक्टेड है क्या? देखिए, नीला रंग जो है वो दो चीजों का द्योतक है। एक तो लाइटनेस, हल्कापन, इसलिए आसमान जो है हमें नीला दिखता है, समुद्र हमें नीला दिखता है, और उससे ये बोध होता है, हल्केपन का बोध होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण, उनका शरीर नीलापन लिए हुए था। वो ये भी दर्शाता है नीला कि वो सारी विघ्न बाधाओं को पार करने की क्षमता रखता है, और जिसमें भी शिव तत्व है या जो शिव तत्व के तरफ आकर्षित है, या ऐसा भी कह सकते हैं जो भगवत तत्व की तरफ, यानी गॉड पार्टिकल्स की तरफ जो आकर्षित है, उसको ये कलर या तो भाता है या उसका आभा मंडल ऐसा बनता चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर बहुत ही इंटेलिजेंट कलर है। लाइट तो है ही, इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ ये आपको आकाश तत्व से भी जोड़ता है ना? ये आपको आकाश तत्व से भी जोड़ता है। जैसे ही नीला, लाइट ब्लू कलर आपके जहन में आया, आपको तुरंत ही दो चीजों का ख्याल आएगा। एक स्काई, आकाश, दूसरा वाटर, पानी। और दोनों की गुण अगर हम देखें, चाहे आकाश के, तो आकाश निर्गुण है, शिव भी तो निर्गुण है। आकाश परिधियों के पड़े है, शिव भी तो परिधि में नहीं बांधे जा सकते हैं। शिव ने जगत को बचाने के लिए समुद्र मंथन में सारे विष को पी लिया। नीलकंठ। तो नीलकंठ वही हो सकता है ना जो दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखता हो, जिसका जीवन ही अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हो। तो ब्लू कलर इंडिकेट्स अ लॉट, एंड ऐसा मेरा मानना है कि ब्लू कलर कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ हमें ले जाता है, आध्यात्मिक बनाता है, और हमारे जीवन को थोड़ा हल्का करता है उन सारे बोझों से, कर्मों के बोझ से जो हम लिए फिर रहे हैं। ऑरेंज कलर का या पीले रंग का जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, वो क्या दिखाता है? नारंगी कलर या ऑरेंज या येलो कलर, कहीं ना कहीं दोनों में एक बेसिक सूत के बराबर डिफरेंस है, वेरी माइनर डिफरेंस। जो येलो कलर है वो प्रतीक है ज्ञान का, प्रचुर ज्ञान का। जो ऑरेंज है उसके साथ ज्ञान तो है ही, साथ में थोड़ा सा वैराग्य भी जुड़ जाता है। और जब ज्ञान और वैराग्य दोनों को मिला दें आप,
तो कभी आपने अगर देखा होगा किसी महात्मा, किसी संत या किसी ऐसे इंसान का ऑरा एक तरफ ऑरेंज दिख रहा है, एक तरफ येलोइश दिख रहा है, या एक सर्कल बन रहा है जिसके अंदर में ऑरेंज है, आउटर स्फेयर में येलो है, और वाइस एंड वर्सा। तो आप ये जरूर समझ कर चलें कि ये ज्ञान योगी के साथ साथ वैराग्य योगी भी है, या इसका ज्ञान जो उपजा है वो वैराग्य से आया है। और अगर नॉर्मल आम चाल की में इसे देखें तो येलोइश ऑरा ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान की, इस मनुष्य की जो जिज्ञासा है जीवन जीने की, वो बहुत ही प्रचुर है, और ये सामान्य जीवन नहीं जिएगा। ये सामान्य स्तर पे इसके जीवन में बहुत ही प्रगति होगी, और प्रगति हर तरह से, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इन सारे लेवल्स पे इसकी प्रगति होगी। और उस प्रगति का जो आधार होगा वो ज्ञान होगा। गुरुजी, क्या ऑरा को बिना इक्विपमेंट के या इन नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नेकेड आई से? क्यों नहीं देखा जा सकता है, जरूर देखा जा सकता है। देखने वाला होना चाहिए, और देखने के लिए सबसे पहले हमें खुद से जुड़ना होगा। मैं हमेशा कहता हूं, कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। और वो कनेक्शन कैसे होगा? वो कनेक्शन होगा जब हम एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनना शुरू करेंगे। दोनों आंखें बाहर के अलावा अंदर की तरफ देखना शुरू होंगी। बाह्यमुखी से अंतर्मुखी यात्रा। यस, बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनना शुरू करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत होगी ध्यान से, ठीक है? ध्यान धीरे धीरे, जब ध्यान परिष्कृत होगा तो हम ध्यान के दूसरे आयाम को भी जोड़ सकते हैं, चक्र ध्यान। जो ही हम चक्र पर ध्यान करना शुरू करेंगे, हमें हर चक्र के अपने अलग अलग रंग दिखाई देने शुरू होंगे, उनके अलग अलग बीज मंत्र, उनके अलग अलग शेप्स एंड साइजेस दिखने शुरू होंगे, उनकी शरीर में जहां जहां स्थिति है वो दिखनी शुरू होगी। और जैसे जैसे हम इसमें उन्नत होते चले जाएंगे, हम इसको डेवलप करते चले जाएंगे, हमें सबसे पहले अपना आभा मंडल दिखाई देना शुरू होगा। बाकी की छोड़ दे, हमें सबसे पहले अपना आभा मंडल दिखाई देना शुरू होगा कि हमारा आभा क्या है, व्हाट इज माई ऑरा, हाउ बिग द ऑरा फील्ड ऑफ माइन इज, कितना बड़ा ऑरा फील्ड है मेरा। जब हम इसको पारंगत हो जाएंगे, जब हमारी मास्टरी हो जाएगी इस पे, फिर मेरा ऐसा मानना है कि हम जीव जंतुओं का ऑरा देखना शुरू करें, खास करके हम पेड़ पौधे फूल पत्तियों से शुरू करें। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे फूल पत्तियों का जो ऑरा है, इसमें कोई मास्क नहीं है। मनुष्य या जानवर मास्क लगा सकते हैं, पेड़ पौधे फूल पत्तियां मास्क नहीं लगाते हैं। एक मनुष्य है जो अगर बीमार है तो उसका जो एक्चुअल आभा ऑरा फील्ड है वो बदल जाएगा, कुछ देर के लिए ही बदले मगर बदलेगा। या उसके मन में अगर कोई विचार चल रहे हों, उस मोमेंट में उसका आभा मंडल बदल जाएगा। ऐसे बहुत विरले ही पुरुष हैं जिनका आभा मंडल हमेशा एक समान बना रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ऑरा फील्ड डिपेंड करता है आपके विचारों पर, आपकी इच्छाओं पर, आपके कर्म इस और पीछे के प्रारब्ध के। पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं है, वो अमूमनतः हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। उसके बाद आप ऑरा फील्ड जानना शुरू करें, सन का, मून का, स्काई का, स्टार्स का, और धीरे 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 आपके अंदर में ये शक्ति आती चली जाएगी। आप ज्यों ज्यों ध्यान करते रहेंगे, अपने आभा मंडल को देखते हुए आप में ये शक्ति आएगी कि आप दूसरों के भी आभा मंडल को आंख खोलते ही दिख सकते हैं।
देख सकते हैं। और आपको पता है, आपके दर्शकों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी कि आभा मंडल या ऑरा फील्ड को समझने के लिए हमें पूरे शरीर को देखने की जरूरत नहीं है। फिर यस, आपको सिर्फ उस व्यक्ति के, उस पर्सन के माथे को देखें या माथे से थोड़ा सा ऊपर देखें, मतलब आज्ञा की तरफ और सहस्त्रार, सिर्फ ये चार ललाट को देखें और उसके ऊपर देखें। आपको उसका जो एक्चुअल ऑरा है, ऑरा कलर है और उसका कितना बड़ा फील्ड है वो दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार इस पे प्रयोग करें, लेकिन शुरुआती समय में, दौर में पहले इंसानों के साथ मत शुरू करें। पहले आप 3 महीने अपने आप को दें तैयार करने के लिए। इन 3 महीनों में स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करें कि पहले मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, और धीरे धीरे जब आप अपने ऑरा को देखना शुरू करते हैं, उनके कलर्स को देखना शुरू करते हैं, उनके फील्ड को समझना शुरू करते हैं, फिर पहला एक्सपेरिमेंट होगा ऑन ट्रीज, फ्लावर्स, पौधे, फिर आकाशीय तत्व पे, फिर धीरे धीरे मनुष्य पे। ओके गुरुजी, क्या ऐसा भी होता है कि आपने भले ही ये पावर गेन नहीं की है, ना तो मेडिटेशन से या बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने नहीं की हों, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति, जैसे आपने साधु संतों की बात की, वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं कि उनका ऑरा किसी आम इंसान को भी दिख जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या हमने अभी समझा नहीं प्रारब्ध के इफेक्ट्स को? देखिए, गीता में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, पथभ्रष्ट योगी। पथभ्रष्ट योगी, यस, आप जानते ही हैं पथभ्रष्ट योगी। थोड़ी सी गलती से या थोड़े से कोई चूक गया मोक्ष या मुक्ति पाने से, उनको किसी न किसी बहाने से उन कर्मों को पूरा करने के लिए या उन इच्छाओं को पूरित करने के लिए दोबारा आना पड़ा। ठीक है, उनकी सारी तैयारी 99 तक हो चुकी थी, सिर्फ 1 के लिए या 0.9 के लिए वो रह गए, वो चूक गए और उन्हें आना पड़ा। तो इस जन्म में वो हल्की सी, वो 0.1 को पूरा करने के लिए आए हैं, और किसी न किसी माध्यम से, किसी विधि से अगर उनको वो 99 याद आ जाता है, तो वो 99% जो तपस्या थी या उसका जो तेज बल था, यानी ऑरा का जो स्ट्रेंथ था, ओजस था, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। और हमारे और आपके जैसे साधारण मनुष्य को वो देखने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आप सोचो तो सही, जिसने सिर्फ इतने से के लिए वो चूक गया, 1%, 2% के लिए वो चूक गया, बाद बाकी उनकी तपस्या तो पूरी थी, उनका ओजस तो पूरा था। कोई एक विधि, कोई एक घटना घटी जिससे उनको वो याद आ गया, वो संस्मरण आ गया, वो प्रारब्ध का, और फिर उनको ये बोध हो गया कि अच्छा, इस जन्म में तो मैं आया हूं बस वो 1% कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही उन्होंने वो 1% या 2% कंप्लीट किया, अब उनका पूरा आभा मंडल किसी किताब के भरोसे नहीं रहेगा, किसी गुरु के भरोसे नहीं रहेगा, क्योंकि वो अभ्यास करते आ रहे हैं, उन्होंने बहुत अभ्यास किया, तब वो 99 पे पहुंचे थे। अब उनका आभा मंडल किसी भी बात पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुली आंखों से हमें दिख सकता है, और वो भी किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। उनका ऑरा किसी भी किताब, किसी भी ज्ञान पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि देखिए, मेरी तो कोई ऑरा देखने में प्रैक्टिस नहीं है, बट मेरे पास एक स्वामी जी आए थे और मैं देख सक रही थी उनका ऑरा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने उनको बताया भी, उन्होंने मुस्कुरा के बस धीरे से ऐसे इशारा कर दिया। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि लोगों को लगेगा कि प्रचार हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली मैंने वो देखा था, मुझे वो पूरी प्रकायदा पूरा एक आभा मंडल दिख रहा था उनके आसपास।
और बहुत खूबसूरत था। जरा मेरा भी देखने का प्रयास कीजिए। मैं आंख बंद करके बैठूं या ऐसे ही बैठूं? मुझे लगता है शायद ये अकस्मात हो जाता है कभी कभी। जी, अगर हो इस एपिसोड में तो मुझे और दर्शकों को ज़रूर बताइए। बिल्कुल 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 गुरुजी, सबसे ज़रूरी सवाल इस पूरे पॉडकास्ट का कि ऑरा क्लींजिंग कैसे करें। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरा ऑरा अगर नेगेटिव हो रहा है या एनर्जी फील्ड अच्छी पॉजिटिव नहीं है ऑरा की, तो सबसे पहले तो कौन से संकेत हैं कि अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो या कोई और देखकर नहीं बता रहा है, तो क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं हमें मेंटली फिजिकली जिनसे हम पता लगा सके कि एनर्जी फील्ड अभी ठीक नहीं है ऑरा की? 2 प्रश्न हो गए इस एक प्रश्न में। एक तो हम कैसे क्लीन करें, बिल्कुल। दूसरा ये पता लगाना कि ऑरा फील्ड ठीक है या नहीं। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि ठीक है या नहीं पे। ये पता लगाना कि मेरा ऑरा फील्ड सही है या नहीं है या खराब हो रहा है। इसके कुछ पहचान है। पहली चीज, ये मैं 5 रूल्स बता रहा हूं जानने के। पहला, शरीर से शुरू करते हैं। शरीर अपना तेज खोना, अपने चेहरे से तेज खोना, यानी आप कुछ नहीं भी करते हैं चेहरे पे, फिर भी आपका एक तेज बना रहता है। अगर उसमें कमी आने लगे तो समझें कि मेरा ऑरा फील्ड खराब हो रहा है। दूसरी बात, जब शरीर से एक गंध आती है, एक नेचुरल ऑर्डर आती है शरीर की, अगर उसमें परिवर्तन होने लगे, वो थोड़ा ख़राब होने लगे, तो इसका मतलब है कि एनर्जी फील्ड आपकी ख़राब हो रही है। साथ ही साथ आपको अपने गट हेल्थ का भी ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ऑरा जो है सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, कई सारे लेयर्स पे, पंचकोश पे डिपेंडेंट है। तो आपको अपने शरीर का ध्यान तो रखना ही रखना है। तीसरी बात, जब आपको बैठे बैठे काफ़ी नींद आने लगे, जो नींद का समय भी ना हो, काफ़ी नींद आने लगे, बुरे विचार आने लगे, टॉक्सिक थॉट्स आपको तंग करने लगे, आप समझिए कि आपका आभा मंडल ऑरा खराब हो रहा है और उसे सही करने की ज़रूरत है, या इन सब कारणों से मेरा ऑरा खराब हो रहा है और ऑरा का फील्ड सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। फोर्थ, जब आपको अनायास ही आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट की बीट बढ़ जाए। नॉर्मली हार्ट रेट की बीट होती है 72, 74, 75, लेकिन आप नहीं कुछ कर रहे हैं, आप बिल्कुल रेस्ट में हैं, और तब आपका हार्ट रेट 90 प्लस चला जाए, तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ शरीर में खराबी हो रही है, मन में खराबी हो रही है, और आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। दिमाग का ज़रूरत से ज़्यादा काम करने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि आपके अंदर थॉट्स ही थॉट्स आते जा रहे हैं और आप उन थॉट्स को बिल्कुल रोक पाने में सक्षम नहीं हैं। आप एक तरह से तंग आ गए इन थॉट्स से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो 5वां हमारा क्राइटेरिया है जानने का, समझने का, 5वां क्राइटेरिया जानने का ये है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो जो कल तक दोस्त भी थे वो भी अचानक से हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे बहुत खास थे, बहुत अपने थे, वो भी थोड़ा हमसे दूर जा रहे हैं। हमारी जो आध्यात्मिक रुझान था हमारा, उससे हम बिल्कुल उलट होते जा रहे हैं। कल तक अगर हम 2 मिनट आंख बंद करके बैठते भी थे तो आज हमें वो करना दुष्कर महसूस हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है। इन 5 चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हम में खराबी आ रही है और इनकी वजह से हमारा ऑरा जो है वो ख़राब हो रहा है, हमारा ऑरा का फील्ड सिकुड़ता हुआ जा रहा है। दूसरा प्रश्न था जो इसी प्रश्न, कैसे क्लीन करें, कैसे इसको क्लीन करें, कैसे इसकी सफाई करें, क्लींजिंग आउट ऑफ ऑरा, ठीक है ना। क्लीन करने के लिए मैं फिर से 5 स्टेप्स प्रोसेस बताता हूँ। पहला स्टेप, क्लीन योर बॉडी। अब क्लीन योर बॉडी यानी अपने शरीर की सफाई करें। कैसे करेंगे सफाई? सबसे पहले अपनी गट क्लीन करवाएं, क्योंकि गट जो है यानी कि आपका पेट जो है वो आपका दूसरा माइंड है।
मैं जल्दी से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके गट में एक कॉलोनी है जिसका नाम है माइक्रोबायोम्स। ये बैक्टीरियाज की, वायरसेस की एक कॉलोनी है जो सदियों से वो चली आ रही है। जो आपके पूर्वजों में थी वही आप में भी है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। इनका अपना एक समूह है। ये एक तरह से दूसरे दिमाग के तौर पे काम करते हैं। आपके शरीर में कुछ भी चेंज होगा, सबसे पहले आपका गट उससे प्रभावित होगा, और गट के प्रभावित होने से आपको पता है कि आपकी जीवन की शक्ति कम होती चली जाती है। और जीवन शक्ति जो है वो बहुत ही आवश्यक है आपके आभा मंडल को बनाए रखने के लिए, आपके ऑरा फील्ड को क्रिएट करने के लिए। सेकंड, हम जल्दी से आ जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा, ब्रेथ पे आप देखेंगे जब भी किसी का ऑरा फील्ड छोटा होना शुरू हो जाता है, ऑरा टॉक्सिक होनी शुरू हो जाती है, उनकी सांस की लंबाई बहुत छोटी होती चली जाती है। अगर हम, बहुत ही सिंपल है, अगर हम यहाँ पे हाथ लगाएं और सांस छोड़ें यहाँ पे और धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएं, हमें पता चल जाएगा कितने अंगुल की हमारी सांस है। जितना छोटे अंगुल की सांस होगी उतनी ज़्यादा समस्या है। इसका मतलब है आपका लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप ठीक से ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं फेंक रहे हैं, आपके शरीर से विजातीय तत्व, टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। यही टॉक्सिक एलिमेंट आपके माइंड को भी टॉक्सिक बना रही है, जिससे आपका ऑरा खराब होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अपने ब्रेथ पे वर्क करना शुरू करें, श्वास पे। तीसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, विचार। देखिए, कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बहुत पुरानी कहावत है। इसी तरह से जैसे रखोगे विचार वैसे बनेंगे आचार, मतलब आपका आभा और ऑरा। तो विचारों पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इलाजी, मैंने खुद महसूस किया है कि अगर दिन में मैं 5 से 7 बार नो माइंड जोन में ना जाऊं तो मुझे कुछ काटने को, तो मुझे अधूरापन सा लगता है, या मुझे लगता है कि मेरा ऑरा का लेवल कम होता चला जा रहा है। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, अगर आप भी अभ्यास करें तो आप भी देखेंगे कि दिन प्रतिदिन नो माइंड जोन का में जाने से या अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से आपके ऑरा का जो डायमेंशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये नो माइंड जोन है क्या? नो माइंड जोन मतलब है कि जैसे आप अपनी आँख को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, अपने वोकल कॉर्ड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, अपने पेट को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, इसी प्रकार से आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें। यानी नो थॉट्स, माइंड का कोई काम ही नहीं, इमोशन का कोई काम ही नहीं। इसको करना बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकते हैं या सीख सकते हैं कि हर 1 घंटे पे 1 मिनट निकालें। हर 1 घंटे पे, ये मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जो मैं खुद करवाता हूँ और करता हूँ। हर 1 घंटे पे 1 मिनट, 60 सेकेंड्स आर एनफ, निकालें। और इस 60 सेकेंड में वो अपने पूरे ध्यान को अपने श्वास पे ले आए, अपने ब्रेथ पे ले आए। ये 1 मिनट अगर हम पूरे दिन में, अगर 12 घंटे या 10 घंटे में 1-1 मिनट निकालते चले जाए तो 10 मिनट हम नो माइंड जोन में जाएंगे। ये नो माइंड जोन जो है ये हमारे माइंड को रेस्ट देगा, साथ ही साथ ये हमारे जो टॉक्सिक विचार आ रहे हैं उससे हमें दूर करना शुरू करेगा। क्योंकि विचारों को हम जोर जबरदस्ती से बदल नहीं सकते। विचारों को बदलने का तरीका है नो माइंड जोन में जाना। 4th टेक्निक मैं जल्दी से बताऊं। 4th टेक्निक जो है इसमें, वो है नाम जाप, रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द गॉड। ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि आप ये जाप करें या वो करें, लेकिन आपके अंदर में कुछ मंत्र, कुछ बीज मंत्र, चाहे आप किसी भी फेथ के क्यों ना हो, उस फेथ से आपको जो सूट करता है, आप ओम मणि पद में होम हमेशा जाप कर सकते हैं अंदर में, आप राम राम कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। या अगर आपका इनमें मन नहीं लगता है तो आप किसी अच्छे विचार का जाप कर सकते हैं, जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी,
आई एम इन हार्मनी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम इन बैलेंस, वगैरह वगैरह। आप इसको मन में दोहराते रहें, और जब आप दोहराना शुरू करेंगे फिर आपको आई एम कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शब्द बोलें, हैप्पी, हेल्दी, हार्मोनियस, सुख, शांति, आनंद। अब अगर हम इसको 3 बार दोहराएं, आप खुद करके अभी देखें, आप मन में दोहराएं, सुख, शांति, आनंद, सुख, शांति, आनंद, सुख, शांति, आनंद। अब एक लंबी गहरी सांस भरें, धीरे से आंखों को खोलें। काफी रिलैक्सिंग था। आपने देखा, आपने खुद इंस्ट्रक्शंस दिए अपने आप को। तो ये हमारा शायद 4th पॉइंट था। अब लास्ट पॉइंट जो कि 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है अपने सर्कल में, अपने घर में कुछ चीजों को जोड़ना, जैसे प्लांट्स। अपने आपका घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप मनी प्लांट तो लगा ही सकते हैं। प्लांट्स को जोड़िए अपने घर में। कुछ क्रिस्टल्स, अच्छे क्रिस्टल्स घर में रखिए। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी किसी का, क्योंकि ये फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। सो क्रिस्टल्स का ये गुण होता है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अवशोषित कर लेती है, और ये अब तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। क्रिस्टल्स रखना, सेज को जलाना। आपने देखा होगा कि पहले हम घरों में सेजेस को या धूप को जलाते थे, ये या कपूर, कैम्फर को लिट करना या बर्न करना पूरे घर में। ये सिर्फ वायु को प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ऊर्जा को प्यूरिफाई भी कर रहे हैं। और अंत में अपने पूरे चक्रास पे वर्क करना। तो चक्रास पे वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको इन 5 चीज़ों पे कार्य करना होगा, और धीरे धीरे, जैसा मैंने पहले स्टेप में बताया कि जब आप ध्यान की माध्यम से, और ध्यान मतलब हमेशा यही समझा जाता है आंख बंद करके, नहीं, ध्यान का मतलब है ये नहीं कि हमेशा आंख बंद करके, आप आंख खोल के भी ध्यान कर सकते हैं, आप चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, आप गाना गाते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का एक और एक मतलब है अपनी पूरी चेतना के साथ एक बिंदु पे आके रुक जाना। मैं आशा करता हूँ मैंने इस प्रश्न का ठीक जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, और मैं सही बताऊँ, मैं एकदम से खो गई थी आपके पूरे इस वार्तालाप में, और मैं ऐसे इमेजिन कर रही थी कि अब मुझे इनमें से क्या क्या अपने रूटीन में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। एक सांस वाला, ये मेरी रिकमेंडेशन है जो मैंने इस पॉडकास्ट से सीखा। श्वास वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो आपने 3 शब्द कहलवाए मन मन में और फिर गहरी सांस ली, बहुत रिलैक्सिंग था। दूसरा, क्रिस्टल्स को मैं एक बार ट्राई करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों से मैं सुन चुकी हूँ कि एनर्जी फील्ड को वो बहुत बेहतर करते हैं। बहुत। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या आज से इस पॉडकास्ट को देखने के बाद शुरू कर रहे हैं अपने ऑरा क्लींजिंग के लिए। क्योंकि डेफिनेटली गुरुजी, कई बार होता है, मैं देखती हूँ लोग बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े लाइवली होते हैं, लेकिन आप जैसे उनके एनर्जी फील्ड में प्रवेश करेंगे ना, आप बड़े अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। और मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है। पहले होता था तो मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सारे ज्ञानियों, आप जैसे ज्ञानियों के साथ मिलती हूँ तो मुझे चीज़ें पता लगती हैं। तो मुझे अब लगता है सच में ये आभा मंडल, इसका जितना भी आपका एनर्जी फील्ड अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली वो लोगों को अफेक्ट करेगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली करेगा। अगर मैं आज की ही बात बताऊँ, थोड़ा सा हेक्टिक था मेरा आज का दिन। छोटा बच्चा है तो अलग सा लग रहा था, अपनी बॉडी में बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। बट जिस वक्त मैं स्टूडियो में एंटर करी और शायद से वो आपके एनर्जी फील्ड में आई, तो वो एक बदलाव आया। तो हमें लगता है कि हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि उनका एनर्जी फील्ड इतना वाइब्रेंट, इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक हो कि आपके साथ बैठें तो मज़ा आ जाए और खुद भी ऊर्जावान हो जाए सामने वाला। आपने बहुत ही अच्छे से इसको समराइज़ किया, और आपका आभा मंडल जो है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ और इस बार भी, वो बहुत ही पॉजिटिव है।
और ऐसा मेरी आशा है ऐसा ही बना रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी आज आपने प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करी, क्योंकि हम देखते हैं ना, आप बहुत सारी ऐसे चमत्कारिक बातें करेंगे, लोग बहुत खुश तो हो जाएंगे, लेकिन लोगों को आजकल सोल्यूशन चाहिए होता है कि ठीक है मैंने पता कर लिया मेरा गोल्डन ऑरा है या गुलाबी है, पीला है, नीला है, लेकिन अगर वैसा नहीं है, ब्लैक है, व्हाट इफ ग्रे है, व्हाट इफ बहुत एनर्जी फील्ड छोटी है, तो मैं करूं क्या? आपने 5 प्रैक्टिसेस बताई जो मुझे तो बहुत प्रैक्टिकल लगी हैं। और अपने दर्शकों को एक बात और बता दीजिए, कभी हमें कोई कहता है कि आपका ये ऑरा फील्ड है या ये ऑरा कलर है जी, तो अपने दर्शकों को आप एक ज़रूर बात बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ये कलर रहेगा, ये हमेशा बदलता है आपके विचारों और कर्तव्यों से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जानकारी साझा करने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आभा मंडल ऑरा, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि आपका प्रारब्ध से भी जुड़ा होता है और आपके वर्तमान कर्मों से भी जुड़ा होता है। प्रारब्ध बहुत लोगों के हाथ में नहीं होता है, मुझे लगता है किसी के भी हाथ में नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट कर्म आपके हाथ में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा भी बहुत अच्छा एनर्जी वाला बने, बहुत अच्छा कलरफुल बने, तो आप आज से ही बदलाव शुरू करिए। 5 बहुत इजी उपाय गुरुजी ने बताए हैं, अपनी लाइफ में जोड़कर देखिए और फिर बदलाव का अनुभव खुद ही करिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग श्री के साथ। नमस्कार।